गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में और ये रिवीजन पार्ट है। और बच्चों मैं ये आपसे सजेस्ट करूंगा कि अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए रोजाना आप अपनी सेल्फ स्टडीज को टाइम देते रहिए। ईच सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दीजिए आप, क्योंकि सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। और साइंस के लिए आप 1 घंटा रोजाना दे सकते हैं। और अगर आपकी तैयारी है भी, कई बार क्या होता है कि अपन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अपनी तैयारी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आप रिवीजन पार्ट को जरूर टाइम दीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से वो टॉपिक या वो कंटेंट भी आपका अच्छे से तैयार हो जाता है जो आपका स्किप हो सकता है या आपको एग्जाम में जो है मार्क्स कम दे सकता है। ठीक है ना। तो बार बार रिवीजन करने से क्या होता है कि अपनी एक्सपर्टीज आ जाती है अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने टॉपिक्स के लिए, और स्किप होने के दिमाग से या भूलने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। इसके अलावा बच्चों एक रफ कॉपी रखिए साथ में, जहां भी कोई डायग्राम्स आते हैं, जहां भी कोई इक्वेशन आती है, कोई भी डेरिवेशन आती है, हेडिंग डालिए, वो जरूर आप देख देख के नोट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और बेहतर होती चली जाएगी। बच्चों मैं चाहता हूं कि आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के अंदर, साइंस के अंदर आपका 100 स्कोर बने, एंड इट वुड बी पॉसिबल। ये पॉसिबल है, ये संभवतः ये पॉसिबल है अगर आप रिवीजन पार्ट को और बेहतर कर लेते हैं। क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो वो जो छूटी हुई चीजें होती है जो हमारी, वो भी और अच्छे से क्लियर हो जाती है। ठीक है बेटा। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को किया था हमने बेटा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कई बार बच्चों बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो हर्बीवोर्स हैं उनकी इंटेस्टाइन लंबी क्यों होती है और जो कार्निवोर्स है उनकी शॉर्ट क्यों होती है। तो इसका रीजन ये है बच्चों कि हर्बीवोर्स के अंदर जो है वो जो एनिमल हैं हर्बीवोर्स, वो ग्रास खाते हैं, सेलुलोज को खाते हैं। ठीक है ना। तो उसके डाइजेशन के लिए उन्हें एक लंबा इंटेस्टाइन या लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए होता है उनके प्रॉपर डाइजेशन के लिए। इसीलिए उनकी जो लेंथ है इंटेस्टाइन की वो ज्यादा होती है। जबकि कार्निवोर्स के अंदर वो सिर्फ मीट को खाते हैं, तो उसके लिए जो है शॉर्ट इंटेस्टाइन भी अपना रोल पूरा अपना प्ले कर देती है। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ओके। बच्चों रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग ये 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं। ठीक है बेटा। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि सेलुलर लेवल पर पाया जाता है। सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी का लिबरेशन होता है एटीपी के फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है। तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, अगर आप डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर प्रोसेस, इट अकर्स ऑन द सेलुलर लेवल। इन दिस प्रोसेस इनसाइड द सेल द फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म द एनर्जी, लिबरेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ये ब्रीथिंग क्या है? ब्रीदिंग क्या है? हमने इनहेल किया, हमने एक्सहेल किया, तो ये ब्रीदिंग है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इट्स जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके बेटा। तो इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। एक चीज और बच्चों, रेस्पिरेशन जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लेकर एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म तक सभी में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। क्लियर होगी बात आपके? तो ये हाँ, लेकिन इसमें जो लोअर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन होता है और फूड का ब्रेकडाउन होता है। जनरली जितने भी अधिकतर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है बेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। रेस्पिरेशन कितने टाइप का है बेटा? 2 टाइप्स का है। फर्स्ट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन,
रेशन। ठीक है, मैं इक्वेशन लिख के बता देता हूं आपको। 6 CO2 एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है? इथाइल एल्कोहल। ठीक है बेटा, इसी तरीके से सेकंड है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में C6H12O6 एंड +6O2, तो क्या होगा यहाँ पर? 6CO2 + 6H2O, 6O2 है तो 18 हो गया ये। चलिए 6CO2 प्लस एनर्जी, बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके बेटा, बाद में मैं ग्लूकोज ब्रेकडाउन के पाथवेज का स्केच भी ड्रॉ करूंगा, वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में। तो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है जनरली बैक्टीरिया के अंदर, यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है। इनमें बच्चों ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड fermentation, and this process is utilizes in the wine industry. In the wine industry, जो शराब की इंडस्ट्री है वहां पर वाइन के प्रोडक्शन के लिए, बियर के प्रोडक्शन के लिए जो है फर्मेंटेशन को यूज किया जाता है। बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, साइलोज कहते हैं जिन्हें, उनके अंदर जो रॉ मटेरियल है कार्बोहाइड्रेट का, चाहे वो जौ हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे गेहूं हो, चाहे अंगूर हो, कुछ भी हो, उनको क्रश करके उसमें डाल दिया जाता है और उनमें यीस्ट को या बैक्टीरिया को रिलीज कर दिया जाता है और उनको क्लोज कर दिया जाता है। एनारोबिक कंडीशंस के अंदर धीरे धीरे वो कन्वर्ट होते रहते हैं ग्लूकोज के अंदर। ओके बेटा, तो हिमाचल जो प्रदेश है, जो स्टेट है, वहां पर काफी सारी वाइन की इंडस्ट्रीज हैं जो जहां पर फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा वाइन का प्रोडक्शन किया जाता है। सेकंड लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है वो बहुत ही लेस अमाउंट में बनती है, बहुत ही लेस अमाउंट में। ठीक है, सेकंड लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन मैक्सिमम जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंड ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड and converts into the carbon dioxide and water molecule and the energy formation। साथ में क्या होता है? एनर्जी का लिबरेशन भी होता है। तो ये बच्चों इक्वेशन है, आप देख लीजिए। और टोटल 36 और 38 ATP molecules are formed in the aerobic respiration. In the completion of at the completion of aerobic respiration, total 36 or 38 ATP molecules are formed। ओके, चलिए
ये तो है बच्चों टाइप्स। अब मैं बात करूंगा ह्यूमन रेस्पिरेशन की। उससे पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी क्या है कि बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन हो जाता है और गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। ओके बेटा। इसी तरीके से जो लोअर एनिमल्स हैं जो अनडेवलप्ड, उनके अंदर भी डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का डिफ्यूजन हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। हमारी बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। हियर इज द स्केच ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके बेटा, चलिए। बच्चों यहाँ पर मैंने एक स्केच ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, मैं साथ में लेबल करता हूँ, आप भी मेरे साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सबसे बाहर बच्चों ये जो हमारा नोज है, यहाँ दो छेद हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स।
इन छेद को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं। और ये अंदर एंटर होते हैं नेजल चैम्बर में। अंदर किस में एंटर होते हैं, नेजल चैम्बर के अंदर। तो नेजल चैम्बर मॉइस्ट होता है, एपिथेलियम जो होती है मॉइस्ट होती है, यहाँ से म्यूकस का रिलीज होता है और हेयर पाए जाते हैं नेजल चैम्बर के अंदर जो कि एयर को फिल्टर करते हैं। फिर एयर और अंदर एंटर होती है तो एयर के अंदर जो डस्ट है वो म्यूकस से चिपक जाते हैं, एडहियर हो जाते हैं। जो एयर है वो बॉडी टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाती है। जो नेजल चैम्बर है इंटरनल नॉस्ट्रिल के द्वारा अंदर की ओर नेजोफेरिंक्स में ओपन होते हैं। किस में ओपन होते हैं, नेजोफेरिंक्स के अंदर। तो नेजोफेरिंक्स, ये फेरिंक्स का पार्ट है, ये नेजोफेरिंक्स का पार्ट है। और नेजोफेरिंक्स आपको बता दूं बच्चों, जो रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है वो ईसोफेगस के फ्रंट में होती है, आगे की ओर होती है। तो एक जगह तो रेस्पिरेशन का पाथ और फूड का पाथ एक ही जगह होता है, जो फेरिंक्स वाला पाथ होता है। ठीक है बेटा। फिर ट्रेकिया के अंदर जब एंट्रेंस होता है एयर का, तो यहाँ बच्चों ये वॉइस ऑर्गन है, इसे हम लैरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लैरिंक्स। ये वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ओके। और ये जो है बच्चों, ये रेस्पिरेटरी ट्यूब है एंड दिस इज नोन एज ट्रेकिया। इसे हम कहते हैं ट्रेकिया और इसकी लेंथ होती है लगभग 12 सेंटीमीटर, 12 to 16 सेंटीमीटर। और इनके अंदर सी शेप्ड सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं जो कि ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देती। ओके। फिर ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड होता है, ये ट्रेकिया जो होता है डिवाइड होता है और दोनों लंग्स में एंटर होता है। इन्हें हम सिंगल को ब्रोंकस कहते हैं और प्लूरल वर्ड है ब्रोंकाई। क्या है, ब्रोंकाई है। तो ब्रोंकाई के अंदर भी सेमी सर्कुलर रिंग्स पाई जाती हैं। तो ये राइट ब्रोंकस है, ये लेफ्ट ब्रोंकस है। ये क्या है, राइट ब्रोंकस और ये लेफ्ट ब्रोंकस है। और ये और ब्रांच हो जाता है, इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक है बेटा। और ये बच्चों राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। जो लंग्स होते हैं बच्चों ये कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते हैं और ये सराउंडेड होते हैं। ये जो ऑर्गन होते हैं ये प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं। तो लंग्स की ये जो जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इसे हम प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। ओके बेटा। आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप लास्ट तक बने रहें। जस्ट एक दो बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं क्लास के अंदर, उनकी अटेंडेंस लग जाए फिर वो चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें बच्चों। ये रिवीजन पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लगाया जा रहा है, जिससे जो बच्चे डिस्कनेक्टेड हैं, जिन्होंने नई तैयारी करी है, उनको वापस से तैयारी मिल जाए। और बच्चों एक चीज और मैं बता दूं, आज मैं खुद बायो पढ़ा रहा हूँ, पिछले 14 ईयर से साइंस को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसमें और नई चीजें मुझे बताने को मिलती है। ठीक है ना बच्चों। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, सन 2001 में मैंने पढ़ लिया था इसको। ठीक है ना। फिर मैंने 12th में फिर पढ़ा, पीएससी में पढ़ा, एमएससी में पढ़ा, मैंने इस पर सेमिनार्स भी दिए। और आज भी बच्चों मैं 12th क्लास में जब डीएनए दोबारा पढ़ाता हूँ तो उसमें और भी कई चीजें समझाने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक जो है एक बार पढ़ लिया वो उसका एंड नहीं है। आप जितनी बार उस टॉपिक को पढ़ोगे वो उतना ही ज्यादा तैयार होता है, आपको उतना ही ज्यादा अच्छे से आपको तैयार हो जाता है। साथ ही साथ आपकी एक्सपर्टीज आ जाती है उस टॉपिक के ऊपर। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमने तो साइंस की तैयारी कर ली है, बिल्कुल बेटा गलत फहमी में मत रहें आप रिवीजन क्लास को दोबारा ज्वाइन करें और दोबारा से उन टॉपिक को पढ़ते रहें, क्योंकि मई में एग्जाम है, वापस से आप पढ़ेंगे तो आपका एक्सपर्टीज उसमें आ जाएगी और आपके गलती के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। ठीक है बेटा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक बने रहें आप और रेगुलर ज्वाइन करें। और जिनके फ्रेंड्स जो कहीं किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को, उनको भी आप ये कहिए कि प्लीज स्कूल जब क्लासेस लगा रहा है तो आप जरूर ज्वाइन करें, नहीं तो बेटा बहुत लॉस हो जाएगा। सिर्फ कुछ एक ही बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हैं क्लासेस के अंदर, सीरियसली पिछले 9-10 महीने से पढ़ रहे हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बेटा इसमें लॉस आपका होगा। 9 से 12th ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। इसमें अगर आपने प्रॉपर केयर नहीं की अपनी स्टडीज की तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। और हो सकता है अगर आप अभी मेहनत करते हैं तो आपकी आगे की मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। हो सकता है कि आपका जो भी कंपटीशन टारगेट है वो 12th के बाद आपको जल्दी मिल जाए, जल्दी आप क्लियर कर लें। तो इसके लिए जरूरी है कि अभी से ही आप अपने
पढ़ाई को पूरा फोकस करें और 4 to 5 आवर अपनी सेल्फ स्टडीज को आप जरूर दें बच्चों। जितने भी बड़े बड़े जो कामयाब लोग हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन है, आप उनकी बायोग्राफी पढ़िए। उन्होंने अपने काम को अपना भगवान माना है, उन्होंने अपने काम को अपना भगवान माना है और अपने काम को पूरा तवज्जो दिया है। उन्होंने लगातार कई घंटों उन्होंने सिटिंग दी है अपने काम के लिए, अपने स्टेमिना को बढ़ाया है उन्होंने अपने फील्ड के लिए, और तभी वो कामयाब है। आज एक आईएएस तभी आईएएस बनता है जब वो 5 से 7 घंटे खुद सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है ना। तो बेटा आप सभी सक्सेस होके दिखाएंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे आप, और उसके लिए अभी से ही अपनी मेहनत को जारी रखेंगे आप, ठीक है। तो बच्चों लास्ट तक बने रहना। तो बच्चों ये ब्रोंकियोल्स है, ये जो ब्रांचेज हैं इन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग है, और लंग्स के ऊपर जो है प्लूरल मेम्ब्रेन होती है डबल, जिसे हम प्लूरा कहते हैं। उनके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। राइट लंग है, उसका वजन, राइट लंग का वजन होता है 675 ग्राम और लेफ्ट लंग का वजन होता है 575 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बच्चों, आपको एनसीईआरटी लेवल ही याद करना है, ध्यान रखना। आप एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। यहाँ पर कुछ लेबलिंग में एक्स्ट्रा इसलिए बताता हूँ कि कल को आप कोई एक आधी लेबलिंग मिस भी कर जाओ तो आपको मिनिमम जो एनसीईआरटी लेवल है उतना तो याद रहे ही रहे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, यहाँ पर राइट लंग के अंदर 3 लोब्स हैं, ये अपर, ये मिडिल और ये लोअर लोब है। यहाँ पर 2 फीसर हैं, ये ट्रांसवर्स फीसर है, ये ऑब्लिक फीसर है। इसी तरीके से लेफ्ट लंग के अंदर एक ही फीसर है, ठीक है। अच्छा, जो ब्रोंकियोल्स हैं वो एंड होती है एल्वियोलिस के अंदर। एल्वियोलिस को हम एयर सैक्स भी कहते हैं, जिनके अंदर एयर फिल हो जाती है। एल्वियोलिस के बाहर ब्लड कैपिलरीज ब्लड को लेके आती हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में डिफ्यूज हो जाती हैं, और जो CO2 है वो ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोलिस में आ जाती हैं, फिर ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स से फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लैरिंक्स, लैरिंक्स से फेरिंक्स, फेरिंक्स से नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स से इंटरनल नॉस्ट्रल, फिर नेजल चैम्बर, फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के द्वारा CO2 को बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ओके बेटा। और लंग्स के नीचे बच्चों हमारा एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो ये डायफ्राम बच्चों एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमेन पार्ट को, और थोरेसिक कैविटी को जो है डिवाइड करता है। तो लंग्स ऊपर आ गए और नीचे एब्डोमेन का पार्ट आ गया, बीच में डायफ्राम का पार्टीशन आ गया। बच्चों इनहेलेशन के लिए एंड एक्सहेलेशन के लिए कौन कौन रोल प्ले करता है, क्योंकि लंग्स ना तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना ही रिलैक्स होते हैं। तो यहाँ पर एक तो डायफ्राम अपना रोल प्ले करता है, उसके अलावा जो हमारी पसलियां हैं, जो हमारी रिब्स हैं, वो अपना रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है बेटा। जब इंटरकॉस्टल मसल जो रिब्स पर हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो बाहर की ओर रिब्स को खींचती हैं। डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो जाता है तो अंदर की थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है। थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होने पर अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अंदर का वॉल्यूम बढ़ने पर अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, तो एयर अपने हाई प्रेशर यानी कि बाहर से अपने लो प्रेशर यानी कि इनसाइड द बॉडी मूव करती है, और इस तरीके से इनहेलेशन होता है। और जब इंटरकॉस्टल मसल वापस से रिलैक्स होती हैं तो रिब्स वापस से अपनी जगह चली जाती हैं। जो डायफ्राम है वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट की बजाय रिलैक्स होता है तो वापस से डोम शेप्ड हो जाता है, और अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने से अंदर का प्रेशर बढ़ता है। अंदर का प्रेशर बढ़ने से अंदर की जो एयर है यानी कि CO2 है वो बाहर रिलीज कर दी जाती है। ओके बेटा, तो ये है। तो पाथवे क्या है इनहेलेशन का? नॉस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रल, नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई या ब्रोंकस, और फिर ब्रोंकियोल्स, देन फिर एल्वियोलीज या एयर सैक्स। ओके बेटा, तो ये रेस्पिरेशन का जो है ह्यूमन रेस्पिरेशन का पाथवे है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, तो एक बार हैंड रेज कर दो बेटा। थैंक यू। हाँ बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, मैंने हमेशा देखा है कि जब कभी अपन ज्यादा खा लेते हैं, जब कभी भी ज्यादा खा लेते हैं तो अपना पेट खराब हो जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा पढ़ावा जो होता है ना वो कभी नुकसान नहीं करता है।
वो आपकी लाइफ की सफलता में जरूर काम आता है, ठीक है ना। और सफलता ये नहीं है कि आपने 10th में कितना स्कोर किया। नेचुरली 10th की परफॉर्मेंस आपको पुशअप करती है। 10th की जो परफॉर्मेंस होती है, अगर किसी के 95 या 98 बन रहे हैं तो नेचुरली उसके पीछे उसकी मेहनत भी है, तो वो आपको पुशअप करती है हायर लेवल पर कामयाब बनाने के लिए। लेकिन 10th का परफॉर्मेंस एंड नहीं है आपके एजुकेशन की लाइफ का, ठीक है ना। तो अभी जितने भी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, तो नेचुरली बच्चों ये जो पढ़ा हुआ है ये आपको आगे जरूर बेनिफिट देता है। इसीलिए बच्चों मैं पढ़ाते समय एक दो चीजें आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि अगर मान लो उसमें कुछ भूल भी जाओगे तो कम से कम 10th के बोर्ड लेवल का तो आपको लर्न रहेगा ही रहेगा, ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूँ रेस्पिरेशन के बारे में और ये स्केच रफ कर रहा हूँ। ग्लूकोज, ये पाथवे है बच्चों, ये 3 या 5 मार्क्स का कई बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। बच्चों ये पाथवे है और आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, आप इसको जरूर तैयार करें ना, 1 से 2 बार आप बार बार ड्रॉ करके जो है इसको तैयारी करें, है ना। तो कई बार मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाता है। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैंने महसूस की है पिछले कुछ सालों के बोर्ड एग्जाम में, कि अब जो बोर्ड का एग्जाम है वो टफ नहीं होता है, लेकिन वो आपके आईक्यू लेवल को चेक करता है। तो जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सीधा नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, वो आपको आपका आईक्यू चेक कर किया जाएगा उसके अंदर। तो 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप या वन वर्ड या वन लाइनर टाइप होंगे, 1 मार्क के होंगे। और उसमें ना आपको कोई पैराग्राफ दे देंगे, फिर उसको रीड आउट करो और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो आपको इंटेलिजेंसी को चेक किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा मान लो ग्राफ दे देंगे, उस ग्राफ में पूछेंगे क्या हो रहा है भाई, इसके आंसर बताइए, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप रेगुलर पहले तो सिलेबस को कवर अप करो, आप पूरा सिलेबस कवर कर दो, फिर साथ ही साथ आप क्या करो, हम जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेंड कर रहे हो वो भी तैयारी कीजिए आप। तो उससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि ऐसे से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा कि भाई ये चीज बताइए। दूसरी बात, हम आपके प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, तो आप सभी जरूर अटेंड करें।
तो प्री बोर्ड एग्जाम में हम पैटर्न एकदम 10th बोर्ड जैसा ही रखेंगे। तो उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम इस तरीके से पेपर देने वाला है। ठीक है बेटा, तो इसको इजी ना लें आप। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ग्लूकोज ब्रेकडाउन का पाथवेज है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस सेम होता है। ग्लूकोज कई सारे स्टेप्स से होता हुआ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस एंड इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और ये बच्चों 3 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का। ओके, अब बात करते हैं पायरुविक एसिड बनने के बाद में यीस्ट में या बैक्टीरिया में क्या होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट के अंदर ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट होता है? इथाइल अल्कोहल में। और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है और एनर्जी बनती है बहुत ही लेस अमाउंट में। ओके, सेकंड, जो मसल्स के अंदर कई बार जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सेस वर्कआउट करते हैं, तो हमारी मसल्स की सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए। ओके, तो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द मसल सेल्स, पायरुविक एसिड गेट कन्वर्ट्स इनटू द लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी मसल्स के अंदर खिंचाव आना शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। ओके बेटा, तो ये भी एक प्रोसेस है जो कि मसल्स के अंदर देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर। जो पायरुविक एसिड है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है CO2 के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एंड ATP मॉलिक्यूल्स के अंदर। ATP क्या है? ATP is the energy currency, adenosine triphosphate, and at the end of the respiration, total 36 ग्लाइकोलाइसिस और जो आगे का स्टेप है इसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें क्या होता है? पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है CO2, वाटर एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स में। तो कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एट द लास्ट 36 और 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके बेटा, तो ये जो स्टेप्स हैं ये कहां पाए जाते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमारे सेलुलर ऑर्गेनेली है। ठीक है बेटा, हाँ बच्चों, जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दो अगर आपको आज के टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। ओके, रिमेनिंग टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड रेज योर हैंड एंड आस्क मी द क्वेश्चन। ओके बेटा, कोई भी आपके डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।